हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी दोस्तों का यूपीएससी वाला के बुनियाद बैच में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी आपका चल रहा है और इसमें आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की। जानेंगे कि राष्ट्रवाद आखिर ये जो कॉन्सेप्ट है वह आया कहाँ से है। और जब हम 19 एंड 20 सेंचुरी की बात करेंगे तो उस समय में ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व के देशों ने इस तरह से मतलब नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कैसे उसको जोड़ा, कैसे लोगों ने उसको कनेक्ट किया, इस पर भी हम बात करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल थ्योरी, इंट्रोडक्शन, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट्स, सिटीजनशिप, और आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म की यानी राष्ट्रवाद की। ठीक है, तो सिटीजनशिप का आपका जो एक दो टॉपिक छूटा हुआ है उसको कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सिटीजनशिप से, देन उसके बाद हम नेशनलिज्म की बात करेंगे। दोनों के, सिटीजनशिप एंड नेशनलिज्म के जो मेंस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आ सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। देन आपका कल की क्लास में होगा सेकुलरिज्म एंड पीस एंड डेवलपमेंट को हम एक साथ कवर करेंगे और इस तरह से आपका ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है वह फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, यूनिवर्सल एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, इंट्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है, नेशन एंड नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, और नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म जो है वह क्या है, राष्ट्रवाद और बहुलता। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले हम बात करेंगे राष्ट्रवाद की बात करें, उसके पहले हम सिटीजनशिप की बात करेंगे। कल हमने यहां तक जाना था कि जो नागरिकता है वह एक राष्ट्र, एक राज्य या एक जो कम्युनिटी है ना, एक तरह से हमने जाना था कि एक पॉलिटिकल आपकी आइडेंटिटी है, आपकी किसी एक जगह से, एक पॉलिटिकल एंटिटी से जुड़ी हुई, राजनीतिक इकाई, राजनीतिक जो आपका भौगोलिक क्षेत्र है उससे आपकी जो पहचान है वह जुड़ जाती है। सो सिटीजनशिप में हमने बात की थी कि किस तरीके से एक स्टेट जो है वह आपको सुरक्षा देगा, वह आपको राइट्स देगा, और भी कई बातें हमारी कल की क्लास में हुई थी। साथ ही हमने बात की थी कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का मतलब क्या है, इक्वल राइट्स का मतलब क्या है। हमने जाना था कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, समान और पूर्ण सदस्यता का मतलब होता है कि सभी को जो समान अधिकार है वह मिलना चाहिए, डजंट मैटर कि वह पुअर है, डजंट मैटर कि वह रिच है या फिर जेंडर है। तो यहां पर बच्चों फुल एंड इक्वल मेंबरशिप की बात की थी, इक्वल राइट्स की हमने बात की थी, है ना, कि सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और यहां पर कल लास्ट जो हमारी चर्चा है, हमने शरणार्थियों को लेकर, जो माइग्रेंट्स होते हैं, प्रवासी होते हैं, उनकी भी चर्चा की थी, रिफ्यूजीज की चर्चा की थी कि अगर आपको सिटीजनशिप, नागरिकता का जो महत्व है वह जानना है तो आप शरणार्थियों के बारे में सोचें, जिनके पास किसी भी तरह के जो अधिकार हैं वह नहीं होते। शरणार्थियों का जो मुद्दा है, रिफ्यूजीज का जो कॉन्सेप्ट है, अभी एक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। और यूएनएचसीआर की अगर हम बात करें या फिर और भी यूएन के जो इस तरह के विंग्स हैं जो कि रिफ्यूजीज को लेकर वर्क कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी हम बात करेंगे सिटीजनशिप एंड नेशन की, यूनिवर्सल सिटीजनशिप की एंड ग्लोबल सिटीजनशिप की। इसको हम जल्दी से देखते हैं, देन आगे चलते हैं। तो बच्चों चलो सबसे पहले क्वेश्चन बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिटीजनशिप। In the contemporary world, state provide a collective political identity to their member as well as certain rights. ठीक है, समकालीन दुनिया में राज्य अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी देता है। Citizens expect certain rights from their state as well as help and protection wherever they may travel. नागरिक अपने राज्य से कुछ अधिकारों के साथ साथ जहां भी वे यात्रा कर रहे हैं सहायता और सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोविड-19 या रूस यूक्रेन युद्ध की बात की थी कि वहां पर जो इंडियंस हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट प्रयास करती है। तो ये चीज क्या है कि वो जो नागरिक है, वो जो सिटीजन है, वह ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी रहे, क्योंकि वह अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, उसकी कलेक्टिवली पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, वह इंडियन है, और इसके अलावा उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। साथ ही राज्य उसको सुरक्षा भी देगा, प्रोटेक्शन भी देगा, है ना, और वो कहीं भी रहे विश्व में उसके लिए। जैसे आप देखेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व के लगभग सभी देशों में इंडिया का जो एम्बेसी है, ठीक है, राजदूत है, तो यहां पर इस तरह के एम्बेसी क्या करते हैं बच्चों कि जो वहां पर इंडियन कम्युनिटी है उनके राइट्स देखना है और भी काम इनके रहते हैं। सो बेसिकली कौन सी इसमें जो सेंटेंस है वह करेक्ट होगा? सो बोथ 1 and 2, है ना, दोनों बातें इसमें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज टुडे दे वुड इंक्लूड सम पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट, सिविल राइट लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, सोशियो इकोनॉमिक राइट या राइट टू एजुकेशन। तो कौन से जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने, अगर हम बात करें किस तरीके के जो राइट्स हैं, किस तरीके के सिविल हो पॉलिटिकल हो, क्या अपने सिटीजन्स को दे रखे हैं, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 5 जो राइट्स हैं वह लिखे हुए हैं, आपको बताना है। क्या होगा इसका आंसर? डेफिनेटली, है ना, काफी बच्चों ने सोच लिया होगा। तो यहां पर बच्चों इसमें सभी शामिल हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको राजनीतिक अधिकार में केवल राइट टू वोट दिया है, सिविल राइट भी मिले हैं, सोशियो हमें सामाजिक आर्थिक अधिकार भी दिए गए हैं, है ना, एंड एजुकेशन भी है जो कि सोशियो इकोनॉमिक राइट का एक उदाहरण है। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप, इक्वालिटी एंड राइट। कल हमने मार्शल की बात की थी, ठीक है, और हमने देखा था कि जो टी मार्शल हैं उनके द्वारा किस तरीके से सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया था, साथ ही क्या कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने इसका दिया था, इसकी भी हमारी लास्ट चर्चा हुई थी। हमने जाना था कि किस तरीके से मार्शल जो है वह इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए 2 बातों पे ध्यान देते हैं, एक तो क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी। एक तो क्वालिटी है ना, कि जो आपने राइट्स दिए हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, और क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी उन लोगों की संख्या को लगातार बढ़ाया जाए जिन्हें आप वे राइट दे रहे हैं। तो एक तो अधिकारों को बढ़ाना, और उन अधिकारों को जो ग्रुप पा रहा है उस ग्रुप में लोगों की संख्या को लगातार इंक्रीज करना। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि टी.एच. मार्शल जो कहते हैं कि केवल एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है सिटीजनशिप, इसके अलावा एक सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी है, और हमें पॉलिटिकल राइट, सिविल राइट्स, सोशल इकोनॉमिक जो राइट्स है वह भी मिलने चाहिए। Citizenship is not merely a legal concept, it is also closely related to larger notion of equality and rights, है ना। लास्ट हमने देखा कि किस तरीके से सिटीजनशिप का मतलब ये नहीं है कि वो केवल हमारे लिए लीगल फॉर्म का काम कर रहा है, केवल लीगल कॉन्सेप्ट है। केवल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 to 11 कितने हमारे देश में नागरिक होंगे जिन्हें ये पता है कि संविधान में पार्ट 2 में 5 to 11 जो है वह सिटीजनशिप के प्रोविजन दिए गए हैं। क्या कहता है, कल याद किए थे हम सब ने 5 to 11 आर्टिकल्स, और इसमें हमने देखा था कि जो आपका आर्टिकल 11 है वह क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास यह पावर है कि वह सिटीजनशिप को टर्मिनेशन एंड जो उसको एक्वायर करने के तरीके हैं उसको लेकर जो रूल्स है वह बना सकता है। कल हमारी लास्ट यही बात हुई। तो यहां पर ये सारी बातें हमने समझी। कितने लोग होंगे बच्चों जिन्हें ये पता है कि सिटीजनशिप जो है उसका वर्णन कहां किया गया है, लीगली। लेकिन उसके अलावा भी एक स्टेट का नेशन के लिए, एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन सिटीजन्स के लिए, एंड एक सिटीजन्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अदर सिटीजन्स के लिए। तो बेसिकली हम जब एक कलेक्टिवली हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं और इस सोसाइटी में हमारे कुछ दायित्व, कुछ कर्तव्य बना दिए, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, तो ये सिटीजनशिप एक ऑब्लिगेशन है, केवल मैरली लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, सो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी हुई है। सेकंड है कि मार्शल डिफाइन सिटीजनशिप एज अ स्टेट बेस्टो ऑन दोज हु आर फुल मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी, है ना, कि यहाँ पर पूर्ण सदस्यता की बात करते हैं कि जो किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता जिनको मिलती है उसे ही एज अ सिटीजनशिप इन्होंने कंसीडर किया डेफिनेटली। और हमने इसमें क्या देखा था कल कि इनके द्वारा कहा गया कि आपको सिविल, पॉलिटिकल एंड जो सोशल राइट्स है यह मिलने चाहिए। ठीक है, ये सारी हमारी बात हुई। Marshall says citizenship as involving 3 kind of rights, civil, political and social, definitely, है ना। So answer is, आपको बताना था करेक्ट कौन सा है, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तीनों बातें जो है वह बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे कि एक नेशन कॉन्सेप्ट की बात, और उस राष्ट्र राज्य नेशन कॉन्सेप्ट में द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन नेशन स्टेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन नेशन स्टेट की हम बात करेंगे नागरिक और राष्ट्र में। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे फर्स्ट देखो बच्चों, जब हम बात करेंगे कि एक नागरिक राष्ट्र से कैसे जुड़ा हुआ है, नागरिक और राष्ट्र, ये कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ लग सकते हैं आपको, ध्यान रखना, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो आपका पॉलिटिकल
थ्योरी का ये जो बुक है ना, इसमें क्योंकि बच्चों बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बेसिकली आप देखेंगे सामान्यतः शायद इससे कम क्वेश्चन आए आपको, है ना, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में आपको ये डेफिनेटली हेल्प करता है। पीटी के लिए अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। अब जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे और उसके जो 7-8 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये वाली जब हम बुक पढ़ेंगे वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो बुक है आप देखते हैं कि जो पीएसआईआर का स्टूडेंट है एज ऑप्शनल वह इन सभी टॉपिक्स को पढ़ता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल समझ बनाने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स काफी जरूरी हैं। सो नागरिक और राष्ट्र की जब हम बात करेंगे, सिटीजन्स एंड नेशन, सिटीजन्स एंड नेशन, ठीक है। चलो अब समझते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट को, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, कितना आपको समझ में आया। मैंने आप सभी के जो कमेंट्स है बच्चों, उससे मुझे जो समझ में आया कि आप सभी को क्वेश्चंस जो है वे ज्यादा पसंद है ना, कि पहले मैं पढ़ा भी दो एंड उसके बाद क्वेश्चंस जो है वह बता दो कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ताकि आप सभी उससे ज्यादा रिलेट कर पाए। सिटीजन्स एंड द नेशन, देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक अवधारणा आती है कि एक राष्ट्र जो है वह संप्रभु होगा। सोवर्निटी का जो मुद्दा है वह इससे जुड़ जाता है। सोवर्निटी ऑफ द नेशन, सोवर्निटी संप्रभुता, सोवर्निटी ऑफ द नेशन। अच्छा ये बताओ सोवर्निटी का मतलब क्या होता है? लास्ट हम पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब होता है बच्चों, संप्रभुता का मतलब होता है कि जब हम अपने आंतरिक और बाह्य जो निर्णय है वह खुद से ले पाए, उसमें किसी और का जो दबदबा है, किसी और का जो प्रभाव है वह ना हो, हम किसी से इन्फ्लुएंस लिए बिना अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं उसमें हम डिसीजन ले पाए, ये सोवर्निटी है। सो यहाँ पर एक नेशन के बारे में जब हम बात करेंगे कि राष्ट्र राज्य जो है संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? ये जुड़ा हुआ है डेमोक्रेटिक राइट ऑफ सिटीजन से। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपका सोवर्निटी हो गया, दूसरा आपका हो गया डेमोक्रेटिक राइट्स का, डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। लोकतांत्रिक जो अधिकार है वह इस तरह के जो नेशन है वह अपने सिटीजन्स को देते हैं। इसके अलावा लास्ट हमारी जो बात है वह फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर भी हुई थी कि फ्रांस की जो क्रांति है, क्या स्लोगन था इसका? तो ये 1789 में बच्चों ये जो क्रांति है, जो विद्रोह है, ठीक है, इसमें डिफाइन किया गया था सिटीजन्स एंड नेशन, और इसमें कहा गया था कि जो नेशन है ना वह केवल बाउंड्री नहीं है, जैसे कि हम बात करते हैं किसी राष्ट्र की, है ना, जैसे हम भारत राष्ट्र की बात करें तो क्या भारत केवल एक बाउंड्री है या फिर इसमें और भी चीजें जो है वह शामिल होंगी? तो डेफिनेटली, तो यहां पर ये कहा गया कि बाउंड्रीज डिफाइन नॉट अ टेरिटोरी, ठीक है। केवल जो बाउंड्रीज हैं, केवल ये जो भौगोलिक हमारी सीमाएं हैं, केवल यही जो है वह राष्ट्र को डिफाइन नहीं कर रही है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक नेशन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी सोसाइटी क्या है। तो ना केवल राष्ट्र की परिभाषा में ना केवल बाउंड्रीज हैं, बल्कि इसके अलावा बच्चों कल्चर, ठीक है, उनका शेयर्ड हिस्ट्री, ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हिस्ट्री, नेशन, आगे जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, तब हम इनको वहां पे विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। सो बाउंड्रीज डिफाइन नॉट जस्ट अ टेरिटोरी बट ऑल्सो अ यूनिक कल्चर, शेयर्ड हिस्ट्री, ठीक है। और इसके अलावा लोगों में जब राष्ट्र की बात आती है तो उनके मन में क्या आता है कि अच्छा राष्ट्र है, इसका मतलब कोई उनका कोई फ्लैग होगा, ठीक है, उनके जो कुछ प्रतीक होंगे, कुछ सिंबल होंगे, नेशनल सिंबल, जैसे कि हम नेशनल एंथम की बात करेंगे, नेशनल एम्बलम की बात करेंगे, है ना, नेशनल करेंसी की बात करेंगे, तो कुछ ऐसा होगा जो कि इसे यूनिक बनाता है। सो यूनिक कल्चर, शेयर हिस्ट्री, फ्लैग, सिंबल, नेशनल एंथम, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि डिफरेंट रिलीजियस लैंग्वेज, कल्चर, रीजन्स, ये सारी चीजें भी इसमें आएंगी, ठीक है। चाहे हम रिलीजन्स की बात करें, डिफरेंट रिलीजन्स हो, लैंग्वेज हो, नेशनल आइडेंटिटी, ये सारी चीजें मिलकर एक तरह से आपकी नेशनल आइडेंटिटी बनाती हैं। ये सारी चीजें मिलकर आपकी क्या बनाती हैं बच्चों? नेशनल आइडेंटिटी।
एक राष्ट्रीय पहचान बना देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहेंगे कि हम भारतीय हैं तो हमारा अपना कुछ एक कल्चर है, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि सभी इंडियंस में समान है, क्योंकि वो इंडियंस है, क्योंकि वह एक क्षेत्र में रह रहे हैं, उनका इतिहास एक जैसा है। इन बातों को बाकी हम आगे पढ़ेंगे। तो नागरिक और राष्ट्र के बीच में यही संबंध है कि जब राष्ट्र की बात करेंगे तो राष्ट्र ऐसा होगा जिसको कि सोवर्निटी होगी, संप्रभुता होगी, है ना। संप्रभुता का मतलब है अपनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं उसमें बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए जो अपने डिसीजंस हैं वह ले सकता है। एंड सेकंड इज कि डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वह सिटीजन्स को देगा, सिटीजन्स को कई तरीके के राइट्स देगा। टी मार्शल की भी हमने बात की, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स की। इसके अलावा हम देखा कि जो हम राष्ट्र की बात करेंगे तो राष्ट्र की सीमाएं जो है वह केवल एक टेरिटोरी, केवल एक क्षेत्र नहीं हो सकता, बल्कि उसके अलावा उसका जो शेयर्ड एक कल्चर है, एक शेयर्ड हिस्ट्री है, ठीक है, उसका रिलीजन है, उसके जो बाकी के ट्रेडिशंस हैं, वो सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। अब फॉर एग्जांपल हम फ्रांस की बात करेंगे कि फ्रांस ने खुद को एक राष्ट्र राज्य कहा, ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं। तो यहां पर हमने नागरिक और राष्ट्र में कुछ पॉइंट्स को समझा। अब आगे हम देखेंगे, फ्रांस की थोड़ी सी चर्चा करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो यहां पर फ्रांस ने क्लेम किया, फ्रांस ने एक तरह से एक दावा किया कि हमारा जो कल्चर है वह कैसा है ना, हमारा जो राष्ट्र है उसका नेचर कैसा है। तो यहां पर ये कहा गया कि ये जो है वह धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, इसके अलावा इंक्लूसिव है, समावेशी है, सभी जो लोग हैं, ठीक है, वह समावेशी तरीके से रह रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का और समावेशी होने का दावा जो फ्रांस है वह करता है। इसके अलावा देखो बच्चों, इसने कहा कि हमारा एक अपना कल्चर है, हमारा अपना एक क्या है, लैंग्वेज है। कल्चर एंड जो लैंग्वेज है ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, और जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर फ्रांस के जो इस तरह से मिक्स कल्चर एंड लैंग्वेज है उसको आत्मसात करेंगे अपनी पब्लिक लाइफ में। ये कहा गया फ्रांस के द्वारा कि फ्रांस जो है वह एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा नेशन है जिसमें संस्कृति और भाषा समान है, धर्मनिरपेक्षता और समावेशी होने का दावा किया गया। इसके अलावा लोगों से इसमें ये अपेक्षा की गई कि वे अपने सार्वजनिक पहलू में फ्रांसीसी जो भाषा है, फ्रांसीसी जो संस्कृति है उसको शामिल करें। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि नेशन का मतलब केवल एक सीमा साझा करना नहीं है, बल्कि एक संस्कृति, एक भाषा जो है वह भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रांस की बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों, इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हम इंडिया की बात करेंगे, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है जिसे कि हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि अगर हम इंडियन नेशन की बात करें तो ये किस तरीके का हमने कॉन्सेप्ट अपनाया है। इंडिया डिफाइन इटसेल्फ एज अ सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट। The movement for independence was a broad based on the deliberate attempts were made to bind together people of different religious reason and culture। ठीक है, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है उसने हमें बहुत विस्तारित कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जो कि हमें जोड़े रखते हैं, ठीक है, हमारे डिफरेंट रिलीजन, रीजन एंड कल्चर के बावजूद भी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटेम्प्ट टू अकोमोडेट अ वेरी डाइवर्स सोसाइटी, कि जो हमारा संविधान है उसमें कोशिश की गई है कि जो हमारा ये समाज की विविधता है उसको किस तरीके से आपस में मिलाया जाए। तो क्या ये तीनों बातें सही हैं? डेफिनेटली। तो जब हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन नेशन स्टेट तो उसमें ये सभी बातें जो है बच्चों ये शामिल होंगी, ठीक है। अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा है तो याद रखना कि इसमें सभी चूंकि सही है इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर आएगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव जो है वह इसका आंसर होगा, क्योंकि सारी बातें जो है वह इसमें सही लिखी गई हैं। तो यहाँ पर कोशिश की गई है कि इंडिया में जो डिफरेंट कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है, उसको किस तरीके से हम एक साथ लेकर आगे चलें, सभी को जो इंटरेस्ट है वह आपस में बने रहे। तो यहाँ पर एक नेशन स्टेट की हमने बात की, कुछ बातें नेशन के बारे में, कुछ लोगों के बारे में, और फ्रांस के एक दावा और एक कॉन्सेप्ट किया हमने, इंडियन की बात की, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट जो कि नेशन स्टेट का है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। Nation state claim that their boundary define just a territory. The national identity may be expressed through symbols like a flag, national anthem, national language, or certain ceremonial practice among of their things.
फ्रांस फॉर इंस्टेंस आ कंट्री विच क्लेम टू बी बोथ सेकुलर एंड इंक्लूसिव। तो ये बात तो हमने समझ ली। फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या लिखा है कि जस्ट अ बाउंड्री, कि डिफाइन किया गया है नेशन स्टेट को जस्ट अ टेरिटोरी, बिल्कुल गलत हो गया है ना। बाकी दो बिल्कुल सही है, तो इसमें नॉट करेक्ट चूंकि आपसे पूछा था, सो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वह आंसर होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि है आपका इक्वल सिटीजनशिप को लेकर। इक्वल सिटीजनशिप विद इन अ कंट्री कैन बी थ्रेटन्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ओनली। ठीक है, कि जब हम समान नागरिकता की बात करते हैं तो समान नागरिकता के लिए जो चुनौती है, जो खतरा है, वह केवल सामाजिक आर्थिक असमानता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिटीजनशिप एज्यूम दैट आवर स्टेट कैन प्रोवाइड अस विद द प्रोटेक्शन एंड राइट विच वी नीड टू लिव विद डिग्निटी इन द वर्ल्ड टुडे। अगर हम ये सोचें कि अभी वर्तमान विश्व में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें जो स्टेट है ये क्या करेगा, सिटीजनशिप का मतलब होगा कि ये प्रोटेक्शन देगा एंड राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा डेफिनेटली। ठीक है, बट यहाँ पे बच्चों याद रखना ओनली वर्ड लिखा हुआ है, क्या केवल जो खतरा है वह सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज से है या इसके और भी कई फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट जो है ये रॉन्ग हो गया, सेकंड जो है ये बिल्कुल सही है। थर्ड देखते हैं, द नोशन ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप इज दैट it might make it easier to deal with problem which extend across national boundaries। तो आगे हम बात करते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप की। बच्चों ग्लोबल सिटीजनशिप का क्या मतलब हुआ, एक तरह से वैश्विक नागरिकता। और वैश्विक नागरिकता या विश्व नागरिकता की जब हम बात करेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स को अगर हम विश्व नागरिकता का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो सभी देशों में अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट मान लिया जाए तो जो बाउंड्रीज का डिफरेंस है ना, कि इस बाउंड्री के चलते जो प्रॉब्लम है हम नहीं सुलझा पा रहे थे हम उसको भी सुलझा पाएंगे, है ना। तो नेशनल बाउंड्रीज में भी जो प्रॉब्लम्स है हम उससे भी सुलझा पाएंगे। नॉट करेक्ट पूछा है, इसमें भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड और थर्ड जो है ये आपका सही है। ठीक है, तो ये था आपका। अब देखो दो पॉइंट्स जो है वो हम और समझ लेते हैं। एक तो है आपका यूनिवर्सल सिटीजनशिप, एक है आपका ग्लोबल सिटीजनशिप। ठीक है, देखो बच्चों यूनिवर्सल सिटीजनशिप का मतलब होगा, दोनों बातों को हम समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। यूनिवर्सल सिटीजनशिप, हमने बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ सुनी कि लोगों ने या फिर जो किसी और देश के लोग थे वह किसी भी माध्यम से, चाहे वह सड़क माध्यम हो चाहे वह किसी और सीमा के माध्यम से हो, वो घुसने की कोशिश कर रहे किसी दूसरे देश में। कारण उसका कुछ भी हो सकता है। तो जो शरणार्थियों की समस्या आज पूरे विश्व में है उसको कैसे सुलझाया जाए, उसका एक आंसर देता है यूनिवर्सल सिटीजनशिप। इसका मतलब है कि कोई भी नागरिक जो है उसको वही अधिकार, एटलीस्ट भले आप पॉलिटिकल राइट्स ना दें बट उसके जीवन के लिए जो बेसिक मिनिमम राइट्स है वो उसको प्रदान करे। ये आपका यूनिवर्सल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि नागरिकता जो है वह क्या केवल इस देश में रह रहे केवल नागरिकों के लिए है जो ऑलरेडी रह रहे हैं सिटीजन्स, क्या केवल इनके लिए जो राइट्स है वह दिए गए, या फिर इसके अलावा इसका जो एरिया है वह एक्सपेंड भी किया जा सकता है। तो यूनिवर्सल की चूंकि बात हो रही है बच्चों, तो जब हम रिफ्यूजीज की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिफ्यूजीज हैं इनको किस तरीके के जो राइट्स हैं वह दूसरा देश देता है, उस कॉन्सेप्ट का समर्थन करेगा यूनिवर्सल सिटीजनशिप। लेकिन इसमें ये बात कही जाती है कि भले पूरा विश्व मानता है कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये इस तरह के एक क्राइटेरिया को फिक्स कर देता है कि जो बाहरी लोग हैं उन्हें ज्यादा अधिकार ना मिल पाए। तो यहां पर क्या किया कि रिफ्यूजीज को जब हम राइट्स की बात करेंगे तो यहां पर जो स्टेट है, ठीक है, मान रहा है वह इस कॉन्सेप्ट को, पूरा विश्व इस कॉन्सेप्ट को मान रहा है यूनिवर्सल सिटीजनशिप के, लेकिन उसके बाद भी क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे जो राइट्स हैं स्टेट ने ऑलरेडी बच्चों इस पे एक तरह से बाउंड्री लगा दी। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, कुछ जो एक क्राइटेरिया है उसको डिसाइड कर दिया, कुछ शर्तें लगा दी कि जब तक इन शर्तों को पूरा नहीं करोगे तब तक आपको वो अधिकार एटलीस्ट नहीं मिलेंगे जो हमारे यहाँ के सिटीजन्स को मिल रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि अगर हम यूनिवर्सल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं मानते हैं, है ना, यहाँ पर जो स्टेटलेस लोग हैं, जो राज्य विहीन लोग हैं,
जो स्टेटलेस जो लोग हैं इनका क्या होगा, ठीक है। जो राज्यविहीन लोग हैं, जिनके पास किसी राज्य की नागरिकता नहीं है, राज्यहीन लिख देते हैं, स्टेटलेस। तो मेन कॉन्सेप्ट है कि जब पूरे विश्व के सामने ये समस्या खड़ी हुई है तब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वह क्या हो, ठीक है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट हम जो समझते हैं बच्चों, वह है आपका ग्लोबल सिटीजनशिप। यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, ग्लोबल सिटीजनशिप की। ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है। अब देखो विश्व नागरिकता, क्या ऐसी कोई कल्पना आप कर सकते हैं कि कोई एक भी जो व्यक्ति वह पूरे विश्व में, है ना, कहीं भी आ जा सके, पूरे विश्व में उसको जो अधिकार है वे दिए जाएं। तो यहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम वाली जो भावनाएं हैं वह कहने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर इंडिया में ऑलरेडी हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे शरणार्थी रिफ्यूजीज जो है वह आए हुए हैं, है ना। म्यांमार के जो रोहिंग्या विवाद है, ये आपने कई बार सुना होगा, क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। तो क्या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सुलझाया जाए, उसके कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल एंड ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप में ये कहा जाता है बच्चों कि जब ऑलरेडी जो एक अभी जो वर्ल्ड है वह किस तरीके से ग्लोबल हो गया, बिकॉज ऑफ ये सारा जो है वे इंटरकनेक्टेड हो गया, सारे देश जो है इंटरकनेक्टेड हो गए, इंटरनेट के माध्यम से हम जुड़ गए। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, कम्युनिकेशन जो है ये एक तरह से हो गया। मान लो फ्रांस के अगर एक छोटे से शहर में कोई घटना हुई तब भी आपको टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, आप तो टीवी रेडियो बाद में लिखो, पहले सोशल मीडिया लिखो। सबसे पहले जब आप रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तब आपको किसी न किसी देश में जो हाल फिलहाल में घटना हुई हो या फिर जो ट्रेंड कर रहा होगा वो घटना आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर बच्चों ऑल ओवर द वर्ल्ड एक तरह से अब इंटरनेट के माध्यम से इंटरकनेक्टेड हो गया है, जुड़ गया है, ठीक है। तो ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से मान लो कहीं कोई ऐसी घटना होती है, आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको उस घटना से कोई मतलब नहीं, आपको उस जगह से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपका जो मन है वह दुखी हो जाता है ना। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है आपस में लोगों के बीच में जुड़ाव हो चुका है कि उन्हें किसी एक घटना का बुरा लगता है या किसी एक घटना के लिए वह खुश होते हैं। तो यहां पर यह कहा जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको डिग्निटी से रहने का, विश्व में कहीं भी रहे आपको डिग्निटी के साथ रहने का जो राइट है यह मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है कि जो स्टेटलेस लोग हैं इनको किस तरीके से सिटीजनशिप दी जाए और इनको जो राइट्स है वह कैसे दिए जाएं, इसकी बात हो रही है। और जब हम ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करेंगे तो एक इसमें डिग्निटी की बात की गई कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको इतने जो राइट्स हैं वह मिलने ही चाहिए, इतने प्रोटेक्शन मिलने ही चाहिए कि एक तरीके से आप पूरे विश्व में गरिमा के साथ रह सके, ठीक है। क्लियर है। तो यहां पर ग्लोबल सिटीजनशिप का जो मुद्दा है ये सॉल्व हो जाएगा कि मान लो अगर डिग्निटी एक जो स्टेट है, एक स्टेट दैट मीन एक कंट्री जो है वह दूसरी कंट्री का जो सिटीजन है अगर उसकी हेल्प कर रहे हो, उसे राइट दे रही, और अगर किसी तरह का विवाद दो बाउंड्रीज के बीच में है तो इस तरह से आसानी से सुलझाया जा सकता है ग्लोबल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को, है ना। तो माइग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम है, माइग्रेंट्स जो हैं या जो माइग्रेट कर रहे हैं, एंड इसके अलावा जो स्टेटलेस लोग हैं उनके लिए काफी हेल्प हो सकती है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ मेंस का, 3 क्वेश्चन है बेसिकली जिसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूंगी। अच्छा इसके पहले देखो बच्चों 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार भी सेलिब्रेट किया गया। और इस डे में ये देखा जाता है ऑनर, आप देखेंगे कि इस बार की जो थीम है ऑनर द रिफ्यूजीज अराउंड द वर्ल्ड रखी गई थी, और इसमें कोशिश की जाती है कि एटलीस्ट ये अवेयरनेस है, क्योंकि मान लो किसी अर्थक्वेक की वजह से, किसी और नेचुरल डिजास्टर की वजह से, कोई युद्ध वॉर की वजह से, गृह युद्ध की वजह से अगर कोई एक कम्युनिटी या जो लोग हैं वह भागकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो राज्य जो है वह उन्हें अपने यहाँ वापस बुलाने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहते कि ठीक है गया तो गया। तो यहाँ पर वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है कि वो जो सिटीजन भाग गया है किसी तरीके से
किसी भी कारण से हम उसको वापस बुला लें, ऐसा जो है वह नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अवेयर करने के लिए, जो रिफ्यूजीज है उनकी प्रॉब्लम को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सभी देशों के द्वारा उनको हेल्प करने के लिए कहा जाता है, एक तरह से अवेयरनेस है। तो यूएन के द्वारा 20 जून को ये मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की जो थीम है याद रखना, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, है ना, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। साथ ही देखो बच्चों, अगर हम भारत में संकट की बात करें शरणार्थियों की, तो लगभग 4.5 लाख से ज्यादा, 4.5 लाख, है ना, 4.5 लाख से ज्यादा जो शरणार्थी हैं। और हाल ही में आप देखेंगे म्यांमार का रोहिंग्या जो विवाद है वह उठा था। तो यहाँ पर शरणार्थियों की क्या समस्याएं हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है कि इंडिया ने इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क है, इस चीज को आप लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। ये जो मेंस का क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, सिटीजनशिप एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी इन्वॉल्व बोथ राइट एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर नागरिकता की जब हम बात करेंगे तो नागरिकता आपको एक तरह से इक्वल मेंबरशिप तो देती है किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी की, लेकिन यहाँ पर राइट्स भी मिलते हैं, ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात की गई है। Which rights could citizens expect to enjoy the most democratic state today? कौन से ऐसे राइट्स हैं जिसे अभी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में एंजॉय करना चाहता है, और साथ ही व्हाट काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस, कौन सी ऐसी ऑब्लिगेशंस है, कर्तव्य हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें आप लिख दो कि किस तरीके के जो राइट्स हैं वह मिलने चाहिए। तो पहले कुछ आप राइट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम पॉलिटिकल राइट्स की बात कर लें। ठीक है, हम सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात कर लें, लिखने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक जो राइट्स हैं इनकी बात कर लें। इसके अलावा हम ये देखें कि एक जो नेशन है, ठीक है, अगर आप वहाँ के सिटीजन हैं तो वह आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वह आपसे कुछ राइट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, वह आपसे कुछ राइट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, वह आपसे सपोर्ट एंड जो प्रोटेक्शन है वह एक्सपेक्ट कर रहा है। साथ ही जब हम देखते हैं कि ऑब्लिगेशंस जो हैं, ये ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो इन ऑब्लिगेशंस में आपको याद रखना है बच्चों कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा केवल एक स्टेट को लेकर, केवल एक पॉलिटिकल जो एंटिटी है, राजनीतिक इकाई, और केवल सिटीजन के बीच में रिलेशनशिप नहीं दिखाता है। सिटीजनशिप जो है वह एक सिटीजन, है ना, एंड नेशन के बीच का जो रिलेशन है वह नहीं है, इससे भी ज्यादा है। मतलब एक सिटीजन का अदर सिटीजन के लिए है, ताकि वह जिस एक सोसाइटी में रह रहे हैं, इनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, उन सभी को प्रमोट करने के लिए काम किया जाए। कल्चर एंड नेचर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाए। ठीक है, केवल ये मोरल ऑब्लिगेशंस नहीं है। तो ये सारी बातें इसमें आपको लिखना है, किस तरह के अधिकार एंड किस तरह की बाकी चीजें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, all citizens may be granted equal rights but all may not to able to equal exercise them। ठीक है, कि सभी बात तो करते हैं इस बारे में कि इक्वल राइट्स हो, लेकिन आगे क्या है कि इसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स लिख देना है कि किस तरीके से एक ऐसा भी वर्ग है जिसके पास मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग भी नहीं है, और ऐसे में मान लीजिए लास्ट हमने क्या बात की थी बच्चों कि फुटपाथ पर अगर एक बहुत ज्यादा, जैसे एक अल्ट्रा रिच होता है वैसे एकदम अल्ट्रा पुअर है, तो ऐसे में आपको लगता है कि अपने लिए रोटी की व्यवस्था करेगा या राइट टू वोट की डिमांड करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि सभी लोग जो है वह राइट टू वोट की डिमांड करें, तो पहले इनके लिए जो मिनिमम बेसिक राइट्स हैं, जो मिनिमम बेसिक नीड्स है, बेसिक राइट्स हैं, ये स्टेट की तरफ से इनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। तभी जाके जो है सभी लोग शामिल हो पाएंगे, सभी लोग जो है वह इक्वल राइट्स में, क्योंकि आपका पॉलिटिकल राइट भी आ गया, सोशियो इकोनॉमिक राइट भी आ गया, सिविल राइट भी आ गया। लेकिन एक व्यक्ति जो सफर कर रहा था अपनी एक बहुत बुरी कंडीशन से, वह बाकी अधिकारों का लाभ नहीं उठा सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि एक जो स्टेट है वह इसके लिए प्रयास करे। ठीक है, तो यहाँ पर वह क्यों नहीं उसको इक्वली एक्सरसाइज किया गया, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ इस तरह के आप कॉन्सेप्ट लिखकर लिखने की कोशिश करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे इसमें पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी की बात करें, गरीबी की, साक्षरता है ना, साक्षरता नहीं है हमारे यहाँ, निरक्षरता की बात करें, इलिटरेसी। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं बच्चों
ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं। अगर हम कंडीशंस की बात करें, लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक इवन जो कंडीशन है वह इस लायक नहीं है कि वह इन राइट्स को का जो लाभ है वह उठा पाए, इस बात को आपको लिखना है। ठीक है, चलिए। और अच्छा, यहाँ पर आप जो एग्जाम्पल है उसमें स्लम्स का एग्जाम्पल भी डाल सकते हो कि जिस तरीके के जो इस तरह की झुग्गी और गंदी बस्तियां हैं, फॉर एग्जाम्पल मुंबई की धारावी बस्ती, ठीक है, उसमें लोगों के जो अधिकार हैं वे कितने सुरक्षित हैं, कितने ही वह प्रैक्टिस में ला पाते होंगे, इस बात को आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं, जनजातियां, ये अगर ये निरक्षर है तो ये कैसे डिजिटल इंडिया का लाभ उठाएंगे, ये सारी चीजें आप लिखने की कोशिश करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर सम ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय रिफ्यूजीज, इन व्हाट वे कुड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप बेनिफिट देम। ठीक है, कि रिफ्यूजीज की जो प्रॉब्लम है, देखो इसमें दो बातें आपको बतानी है। जिन बच्चों को अच्छा ये लगता है कि मैम आंसर राइटिंग जो है वह नहीं बनती है, आंसर राइटिंग बता दो, ठीक है, तुम बच्चों जब तक कोशिश नहीं करोगे लिखने की तब तक काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये जो बुक है ये आपको पूरा एकदम मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत कुछ देती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हर एक पैराग्राफ से आप एक एक दो जो क्वेश्चन है वह निकाल कर लिख सकते हो, बशर्ते आप ऐसा करना चाहो। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर मैं वही बात कहूंगी, आंसर राइटिंग ओवरनाइट आने वाली चीज नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 5-10 क्वेश्चन लिखो, 20 क्वेश्चन लिखो, 100 क्वेश्चन लिखो, आप देखोगे अपने आप चीजें आ रही हैं। तो केवल सोचने से तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो यहां पर क्या था कि जैसे कि छोटे छोटे से क्वेश्चन है, और ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुकी हूं नोट्स में। तो बस वहीं से आपको अपनी भाषा में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करना है। क्वेश्चन की क्या डिमांड है उसको समझते हुए कुछ एग्जाम्पल्स रखने हैं। आप कुछ करंट की जो रिपोर्ट्स हैं आप इनको भी कंसीडर कर सकते हो, इनका जो डेटा है वह भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने रिफ्यूजीज की बात की है ना, तो यहाँ पर पूछा गया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी रिसेंटली क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी बच्चों आप लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं अभी करंट अफेयर में, किस तरह की रिपोर्ट्स जो है वह कहती हैं कि रिफ्यूजीज को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। रिसेंटली आप रूस यूक्रेन विवाद के से जो शरणार्थी हुए, जो वहां से भागे, आप उनके बारे में लिख सकते हो, उनकी प्रॉब्लम के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज है बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखो कि रिफ्यूजीज की कुछ प्रॉब्लम्स में क्या हुआ बच्चों, जैसे कि फोर्स टू लिव इन द कैंप है ना, और इलीगल माइग्रेंट्स, कि ये जो है जो रिफ्यूजीज हैं, अगर हम इसकी प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आपने कश्मीर फाइल्स देखी अगर हो तो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि कब तक हम इन शिविर में रहेंगे। तो बच्चों इस तरीके के जो कैंप्स बना दिए जाते हैं, और अगर इसमें बेसिक मिनिमम क्या करेगा इंसान, मान लो उसके लिए ठीक तरह से फूड नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, उसके लिए बाकी फैसिलिटीज नहीं, वह कब तक इन कैंप में रहेगा। तो यहाँ पर जो नेशन है, जो स्टेट है, वह इस चीज के लिए कोशिश नहीं करते कि जल्दी से इनकी जो लाइफ है वह फिर से ठीक तरीके से इनको दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ये कैंप्स है बच्चों इसमें रहना, और उसके बाद ये इलीगल अगर कहीं और चले गए ना, इलीगल माइग्रेंट्स हो जाते हैं, अवैध प्रवासी हो जाते हैं। माइग्रेट कर जाना और इलीगल माइग्रेंट्स दोनों डिफरेंट है। ठीक है, आप एक प्रवासी हो सकते हैं जब आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर आपको वहां पर बेहतर अवसर है, जैसे आप अमेरिका चले गए, आपको कोई अच्छा पैकेज मिल गया, ठीक है, आप वहां चले गए जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, वो बात अलग है। लेकिन जब आप युद्ध के कारण, हिंसा के कारण है ना, एक राज्य से भागकर आप दूसरे राज्य में जाने की कोशिश करो अपनी जान बचाने के लिए बच्चों, वो आप शरणार्थी, शरण है ना, मतलब सामने वाला आपको शरण दे, तो यहां पर ये जो है शरणार्थी हो गए। तो बच्चों इस तरीके से इनके पास राइट्स नहीं होते। ठीक है, तो स्टेट की इसमें जो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई स्टेट जो है वह बहुत इंटरेस्टेड नहीं है कि भाई तुम लोगों को कैंप से जो है हम वापस होम ले आए, घर ले आए, ये एक बड़ी परेशानी है। तो यहाँ पर देखो आप सॉल्यूशन में लिख सकते हो कि यूएन के द्वारा एक जो उच्चायुक्त, एक जो हाई कमिश्नर है ना, यूएनएचसीआर आपने सुना होगा, कि किस तरीके से इसके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि शरणार्थियों को जो है वह सही अधिकार मिले। ठीक है, यूनिवर्सल सिटीजनशिप, अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों कि हमने ग्लोबल और यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात की, और हमने यूनिवर्सल सिटीजनशिप में क्या देखा था कि एक जो स्टेट है वह अपने नागरिकों के अलावा जो नागरिक और वहां आ रहे हैं उनको किस तरीके के राइट्स देने को तैयार है।
ये मैटर करता है और ये क्राइटेरिया सभी देशों में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल इजराइल जो है वह जाति या धर्म के नाम पर एंट्री आसानी से देता है, अधिकार आसानी से देता है। फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान में एक हिंदू जाए और मुस्लिम जाए तो किसके हित सुरक्षित है? मुस्लिम के, ऑलरेडी इस्लाम के। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का ऑफिशियल जो धर्म है वह इस्लाम है। तो यहां पर बच्चों ये चीज बताने की कोशिश की गई इसमें कि अगर हम यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात करें कि एक जो राष्ट्र है, मतलब एक तरीके से सभी को वो इतने मिनिमम राइट्स तो दिए जाए कि कोई रिफ्यूजी भी है तो वो उसको सोशियो इकोनॉमिक, भले पॉलिटिकल राइट्स मत दो, लेकिन इवन सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, उसको राइट टू लाइफ तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो यही जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीने का अधिकार सभी को, ये किसी से नहीं छीना गया। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार ये सभी को है, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, है ना, विदेशी नागरिक हो जिनको एलियंस कहा गया है पॉलिटी की भाषा में। सो चाहे एलियंस हो या फिर इंडियन सिटीजन्स लोग हो, उन सभी को राइट टू लाइफ तो सभी को है, जीवन का अधिकार। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी एक को ही दिया जा सके। तो बच्चों यहां पर बेसिकली यूनिवर्सल जो सिटीजनशिप है ये इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी को मिनिमम बेसिक राइट्स जो है वह दिया जाना चाहिए, और इस तरह की माइग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम है ये एक सॉल्यूशन इसका हो सकता है यूनिवर्सल एंड ग्लोबल सिटीजनशिप से। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने देखे, ये ऑल ओवर था, एंड यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद और नागरिकता दोनों की बातें ना, दोनों बातें आपको कुछ कुछ एक जैसी लग सकती है, उसके पीछे रीजन है। देखो नागरिकता में जब हमने बात की तो हमने एक सिटीजन का एक राष्ट्र के साथ, एक नेशन के साथ क्या रिलेशन है, हमने उसकी बात की, हमने कुछ उसके राइट्स की बात की, हमने रिफ्यूजीज की बात की। राष्ट्रवाद में हम बात करेंगे फिर से नागरिकों की, है ना। राष्ट्रवाद में हम बात करेंगे कि एक जो राष्ट्र है वह किसे कहा जाएगा। अगर हम कहते हैं भारत राष्ट्र, तब इसका क्या मतलब है? क्या ये राष्ट्र आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये राष्ट्र केवल इमेजिनरी है या फिर आपके सामने है? तो नेशन को लेके, नेशनलिज्म को लेकर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, और इसमें देखो कहा जा रहा नेशनलिज्म क्या है? अ नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी हेल्ड टुगेदर बाय अ कलेक्टिवली बिलीव्स, एस्पायरेशंस एंड इमेजिन्स। ठीक है, कि एक सामूहिक जो हमारा विचार है, जो आकांक्षा है, जो हमारी कल्पनाएं हैं, और जो एक इमेजिन कम्युनिटी है, एक काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक है, ये दृश्य रूप से नहीं है। हम कहें कि मैं बहुत देशभक्त हूं, राष्ट्रवाद हूं, तो दिख रहा है क्या राष्ट्रवाद कहां है? राष्ट्रवाद दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है? आदर्श है। नेशनलिज्म जो है वह आदर्श है। तो बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है ये कुछ बातों से आपको परिचित कराता है, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, देखो नोट्स बनाने से ना, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपको मैं सजेस्ट करूंगी बच्चों, ईच एंड एवरी टॉपिक जो कि आपके मेंस में लिखा हुआ है उन सभी के शॉर्ट नोट्स बना डालो। आप देखोगे कि आपको उससे बहुत बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो बच्चों नेशनलिज्म में सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रवाद में कि आखिर राष्ट्रवाद का परिचय क्या है, राष्ट्रवाद है क्या, राष्ट्रवाद का परिचय। ठीक है, भूमिका, इंट्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म। सेकंड हम इसमें बात करेंगे कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है। सेकंड हम इसमें बात करेंगे राष्ट्र और राष्ट्रवाद की, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बात करेंगे। ठीक है, थर्ड हम इसमें बात करेंगे राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की, है ना, नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। नेशन एंड नेशनलिज्म। ठीक है, नेशन एंड नेशनलिज्म, नेशन एंड नेशनलिज्म। इसके अलावा हम देखेंगे, लिख लीजिएगा इसको, सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय, है ना, या निर्धारण। और लास्ट हम इसमें देखेंगे राष्ट्रवाद और बहुलता, राष्ट्रवाद एंड बहुलता।
प्लूरलिज्म, नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म। ठीक है, देखो बच्चों, राष्ट्र और राष्ट्रवाद का आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आपको कुछ बातें सिखाई जाती है, 4-5 इंपॉर्टेंट बातें कि कैसे आखिर एक राष्ट्र से आपकी जो भावना है, जो बिलीफ से वे जुड़े हुए होते हैं, इसके लिए आपको 4-5 बातें आपस में शेयर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट जो है वह क्या है कि साझे आपके विश्वास हों, आपके जो बिलीफ्स है ना वह शेयर बिलीफ्स हों। आपके जो विश्वास है कि अरे ऐसा हुआ था, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपने महात्मा गांधी पर आप सभी विश्वास कर रहे हैं और आपके विश्वास, आपके जो विचारधाराएं हैं, चाहे समाजवाद को लेकर हो या किसी एक थिंकर या किसी विद्वान, किसी महापुरुष को लेकर हो, आपकी एक जैसी। हम कहते हैं अरे अच्छा उस समय में, अच्छा तुम भी उस कॉलेज में थी, इस समय में थी। तो इस तरह की बातें क्या बताती हैं, ये एक इंटरेस्ट, एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा करती है कि अच्छा ये हमारे कॉलेज से हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में अगर आपको कोई यूपी या बिहार का बच्चा मिल जाए और आप वहीं के हैं, तब आपके मन में क्या आएगा कि अच्छा ये यूपी का है, अच्छा बिहार का है। और वहीं फिर अगर आप देश के बाहर चले जाओ, अमेरिका में कोई आपको इंडियन मिल जाए, आपको लगेगा कि सगा भाई मिल गया होगा। तो ये जो भावना है ये राष्ट्रवाद है ना, ये जो भावना है, क्योंकि हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारे कल्चर, हमारा जो ऑल ओवर हम एक ही टेरिटोरी में रहते हैं, उससे हमारी कई चीजें ऐसी हो गई जो कि जुड़ गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। तो यहां पर हमारे क्या है बच्चों, शेयर बिलीफ्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि हमारा जो इतिहास है, हम इस चीज से कनेक्ट होते हैं कि अच्छा इतिहास क्या रहा हमारा, है ना, हमारे जो हिस्ट्री है वह एक जैसी है। अगर हम अपनी टेरिटोरी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा भू क्षेत्र है, हम एक ही जगह के लोग हैं। अच्छा आप इस गांव के हैं, अच्छा उस गांव में तो ऐसा है, ये ऐसी हवा चलती है, या फिर इस तरीके की बातें। तो ये चीजें क्या है, आपका जुड़ाव पैदा कर देती है सामने वाले के लिए। इसके अलावा है बच्चों शेयर पॉलिटिकल आइडियाज, शेयर पॉलिटिकल आइडियाज। ठीक है, आपकी जो राजनीतिक विचारधारा है ये एक जैसी है। और लास्ट है इसमें कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अच्छा ये बताओ, पॉलिटिकल आइडेंटिटी हम सिटीजनशिप में पढ़ चुके हैं ना, हम सिटीजनशिप में इस चीज को पढ़ चुके हैं कि एक जो नागरिक है उसका अपने इस राजनीतिक समुदाय से एक राजनीतिक जो पहचान है वो जुड़ी होती है। तो बेसिकली राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है ये आपको इन सभी बातों से परिचित कराता है। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद का जो परिचय है वह आखिर है क्या, इंट्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म। तो देखो सबसे पहले तो अगर हम लोगों से पूछे कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या, आप एक क्विक पोल अगर करवाते हैं तो कुछ लोग कहेंगे देशभक्ति, है ना, कुछ लोग कहेंगे कि हमारा नेशनल फ्लैग है इसलिए हमारे अंदर राष्ट्रवादिता है। तो यहां पर एक आपको एक इसकी जो परिभाषा है वो एक नहीं मिलेगी, है ना। अगर आप सोचे कि राष्ट्रवाद को मैं एक सेंटेंस में बांध दूं तो ये तो बात ये किताब भी नहीं कर पाई, ये बुक भी नहीं कर पाई कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या। हाँ, हम कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जरूर देखते हैं जो कि आपके मन में राष्ट्रवादी जो भावना है वो और विचार और विश्वास जो है वे पैदा करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की एक्यूरेट जो एक परिभाषा है वह हम नहीं डिफाइन कर सकते। तो यहां पर हम ये देखें कि लोगों का रिस्पॉन्स ये आ सकता है कि मतलब कॉमनली हम जो एक अंडरस्टैंड कर पाते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को लेकर, ये जो टर्म है राष्ट्रवाद इसको लेकर, कि जो हमारा पैट्रियोटिज्म है, जो हमारी देशभक्ति है, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है, जो सेक्रीफाइसिंग है, जो हमने अपने बलिदान दिए हैं अपने देश के लिए। तो सामान्यतः इस तरह के जो विचार, इस तरह के जो विश्वास हैं बच्चों, इसको माना जाता है राष्ट्रवाद। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा है कि ये जो नेशनलिज्म है ना ये सही भी है और गलत भी है। नेशनलिज्म जो है इसके कुछ बेनिफिट्स भी है और इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, वो मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बताती हूं। ठीक है, चलो जैसे कि हम डिमेरिट्स की बात कर लें। नेशनलिज्म की जब हम बात करेंगे कि आपकी एक देशभक्ति जो है वह जुड़ जाती है किसी एक भौगोलिक सीमा में, या फिर उसके अलावा आप अपनी जो एक मदरलैंड है, जो मातृभूमि है, उससे आप जुड़ जाते हैं, आपका एक लगाव हो जाता है। ठीक है, और अगर जैसे हम
सभी विश्व के सभी देशों की बात कर ले तो अपनी मातृभूमि, अपनी जो जगह है उसको स्वतंत्र कराने के लिए तो वो लड़े, क्योंकि वो उसका महत्व जानते थे, क्योंकि ये महत्व जो है उनमें कई समय से रहते रहते उस जगह में आ चुका था। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी धारणा है बच्चों जिसने 18, 19, 20 सेंचुरी में अभी भी ये चीज चल रही है। राष्ट्रवाद की धारणाएं बदल रही है बार बार, और देखा जा रहा है कि किस तरीके से जब देश कोई स्वतंत्र होने की इच्छा रखता है तो वहां पर राष्ट्रवाद का जो प्रसार है वह होता है। ठीक है, तो यहां पर नेशनलिज्म जो है इसके डीमेरिट्स को आपको पूछा गया है। नेशनलिज्म हैड रिजल्ट इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड ड्यू टू ग्रीड ऑफ पीपल टू एक्सपेंड देयर ओन नेशनलिज्म बियॉन्ड टेरिटरी। Second है nationalism misuse the authority which create a larger gap between the rich and the poor, making the rich richer and the poor poorer. Nationalism can be used against slave countries by capitalist country. तो यहाँ पर डीमेरिट्स में बच्चों ये दोनों बातें शामिल हो गई, लेकिन जो फर्स्ट है वह इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, ये एक तरह से हम इसका बेनिफिट कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से जिस तरीके से जो देशों की सीमाएं बदली है ना, उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भूमिका थी। राष्ट्रवाद जो शब्द है, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो अवेलेबल थी, तो यहाँ पर ये इसका डीमेरिट में नहीं आएगा। सेकंड और थर्ड इसमें सही आंसर होगा। इसके अलावा देखो नेक्स्ट है कि अगर हम लिमिटेशंस की बात करें कि एक नेशनलिज्म जो है इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। द पीपल ऑफ न्यू स्टेट एक्वायर अ न्यू पॉलिटिकल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन अ मेंबरशिप ऑफ द नेशन along with the state loyalty and common language. It is quite difficult to arrive at a precise and widely accepted definition of nationalism. तो क्या आंसर होना चाहिए इसका कि अगर हम देखें कि लिमिटेशंस जो है वह इसकी क्या हैं। डेफिनेटली है ना, दोनों ही जो बातें हैं, दोनों ही जो सेंटेंस है इसमें वह करेक्ट लिखे हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं और कुछ बातें और करते हैं कि जैसे बच्चों हमने अभी तक देखा कि राष्ट्रवाद जो है वह कई तरीके से, राष्ट्रवाद जो है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और यहां पर कुछ मैं आपको बातें बताती हूं। ठीक है, नेशनलिज्म कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव जो इसके फैक्ट्स हैं हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट है बच्चों देखो कि अगर ये इंस्पायर्ड करेगा, राष्ट्रवाद जो है एक अच्छी भावना भी है। ठीक है, अगर ये आपको इंस्पायर कर रहा है लॉयल्टी के लिए, अपने देशभक्ति के लिए, और इसके अलावा एज वेल एज ये एक काम और कर रहा है, और वो क्या कर रहा है बच्चों, हेटर्स पैदा करना। जैसे कि भारत और पाकिस्तान की बात कर ले तो अपने अपने देश के लिए और अपनी अपनी जो जगह की बिलीफ्स और कल्चर है उसमें इतने गहरे तरीके से भारत और पाकिस्तान है कि बस एकदम कट्टर दुश्मनी, एकदम हेटर्स वाली। तो यहां पर क्या हो गया कि जहां पर नेशनलिज्म आपको इंस्पायर्ड कर रहा है देशभक्ति के लिए, एक अच्छी भावना के लिए, वहीं दूसरे तरीके से एक बहुत घृणा और हिंसा की जो बात है वह भी इसी से आती है, डीप हेट्रेड्स। ठीक है, डीप हेट्रेड्स, तो जो एक घृणा है एंड जो नफरत है, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी राष्ट्रवाद की ही उपज है। देन सेकेंड अगर हम बात करें कि अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है लोगों को यूनाइट करने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए, तो यहां पर ये डिवीजन के लिए भी सबसे बड़ा कारक रहा। ठीक है, राष्ट्रवाद के नाम पर ही जैसे कि आप भारत पाकिस्तान के बंटवारा कर लें, या फिर हम अगर यूनाइट होने, इकट्ठा होने की बात करें तब वो भी राष्ट्रवाद के नाम पर होता है। तो यहां पर इट हैज यूनाइटेड पीपल एज वेल एज डिवाइडेड। ठीक है, तो यहां पर यूनाइटेड का काम भी कर रहा है, डिवीजन का भी काम कर रहा है। यूनाइटेड पीपल एंड एज वेल एज डिवाइडेड, उनको बांटने का जो काम है वह भी राष्ट्रवाद के नाम पर ही तो होता है। राष्ट्रवाद की भावना भड़का दो, है ना। इसके बाद देखो तीसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है, तीसरा कि किस तरीके से अगर ये हमें स्वतंत्रता देता है, ठीक है, अगर हमें ये स्वतंत्रता देता है किसी ऑप्रेसिव रूल से, किसी शोषणकारी, कोई शोषण अगर हमारा कर रहा है, फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स कर रहे थे, तो हमें राष्ट्रवाद की जो भावना है वह बहुत ज्यादा आती है। हम आजादी के लिए संघर्ष करते हैं, 1947 में आजाद हो जाते हैं। तो ये एक राष्ट्रवाद की भावना का एक सकारात्मक रूप है। और इसी का जब हम नेगेटिव रूप की बात करेंगे बच्चों कि ये जो है वह कंफ्लिक्ट का कारण भी बन जाता है, विवाद का कारण भी बन जाता है,
कड़वाहट की बात अगर हम करेंगे, बिटरनेस का जो कारण है ये भी राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद जहां हमें इंस्पायर कर रहा है, वहीं हमें काफी सारे ऐसे इसके रीजंस है, काफी सारे इसके और भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमें से नुकसान भी हो रहा है। तो कुछ इसके मेरिट्स है, कुछ डीमेरिट्स हैं। ठीक है, कहते हैं कि नेशनलिज्म जो है बच्चों, राष्ट्रवाद के नाम पर ही जो बाउंड्रीज है, ठीक है, वो बन रही हैं और उसके बाद फिर से वह रिड्रॉ भी हो रही है। फिर से जो बाउंड्रीज है, जैसे हम यूरोप की बात करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो देशों की सीमाएं हैं वह कैसे निर्धारण हुई, तो उन्होंने कहा कि एक भाषा एक कल्चर जहां जहां पर है उस हिसाब से हम सीमाओं में चीजों को बांध देते हैं। तो वो जो कल्चर, वो जो भाषा थी ना, उसने वहां के लोगों को बांधा हुआ था। उसको लगता था कि नहीं, हम इसी जगह पर रहेंगे, हम इसी जगह पर रहेंगे, और ये जो है इसको सेपरेट एंटिटी, अलग से एक पॉलिटिकल जो एंटिटी है वह बना दिया जाए, अलग एक राजनीतिक रूप से इकाई इसको बना दिया जाए जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल जाए। तो यहां पर नेशनलिज्म ही था वह कॉन्सेप्ट की 19th सेंचुरी में यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, 1920 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जो विश्व के विभिन्न देशों में सीमाओं का वितरण, पुनर्वितरण हुआ, उस सब में नेशनलिज्म एक फैक्टर था। एंड इसके अलावा अगर हम एम्पायर्स की बात करें बच्चों, कि बड़े बड़े जो साम्राज्य टूटे ना, उसके पीछे भी कारण यही था, नेशनलिज्म ही था, राष्ट्रवाद ही था। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने यहां पर देख लिए। अब नेक्स्ट समझते हैं। जैसे कि हम जर्मन की बात करें, इटालियन की बात करें, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या दिखाते हैं, ये नेशनलिज्म को दिखाते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। देखो बच्चों, आप देखेंगे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है, जवाहरलाल नेहरू, है ना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इस बुक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था कि अगर हम इंडिया के कॉन्सेप्ट की बात करें, इंडिया के राष्ट्रवाद की बात करें, नेशनलिज्म की बात करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वह किससे जुड़ा हुआ है, क्या हम पर थोपा गया है ये डाइवर्सिटी, या फिर ये बहुत डीपर बिलीव्स है ना। सो डेफिनेटली कि अगर हम भारत में राष्ट्रवाद या विविधता में एकता की बात करें, यूनिटी की बात करें, तो ये एक बहुत ही ज्यादा गहरा विश्वास है। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लिखा गया था। अब हम चलते हैं नेशन एंड नेशनलिज्म की तरफ। ये वाला जो टॉपिक है कि क्या राष्ट्र है और क्या राष्ट्रवाद है, इसके 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो आप सभी बना लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं इसे। सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले जब हम बात करेंगे राष्ट्र और राष्ट्रवाद की, नेशन एंड नेशनलिज्म, नेशन एंड नेशनल। नेशन एंड नेशनलिज्म, ठीक है। अब देखो इसके 5 फैक्टर हैं बच्चों, और नेशनलिज्म में भी कुछ बातें हैं जो कि हमें पढ़नी है। तो बेसिकली एक फैक्टर इसमें होगा शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज। शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से आइडियाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी की। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो नेशनलिज्म को प्रोत्साहित करते हैं। कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इसके अलावा 3 और ऐसे कारक हैं, शेयर्ड बिलीव्स, शेयर्ड बिलीव्स, ठीक है, हमारे जो विश्वास हैं वह एक जैसे हैं। इसके अलावा हिस्ट्री एंड टेरिटरी, हमारा इतिहास जो है वह एक जैसा है, इस आधार पर हम जुड़ते हैं। और जो हमारा भूक्षेत्र है, हम एक ही जगह पर रहते हैं, टेरिटरी, इस आधार पर भी हम आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ये 4-5 जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नेशन एंड नेशनलिज्म को डिफाइन करते हैं। अब देखो एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्र और राष्ट्रवाद जो है ये कॉन्सेप्ट क्या है,
ठीक है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट कहता है नेशन एंड नेशनलिज्म का कि एक जो कम्युनिटी है, ठीक है, नेशन एंड नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम फैमिली की बात करें, तो आप फैमिली से क्यों जुड़े रहते हो, ये आप एकदम फेस टू फेस जुड़े हुए, एकदम पर्सनल लेवल पे जुड़े हुए हैं। फैमिली जो है इससे आप एकदम पर्सनल लेवल पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप 1 to 1 सभी लोगों को जानते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो आपकी ये जो परिवार वाली भावना है वह क्यों आ रही है, क्योंकि लोग आपके सामने हैं। लेकिन जब हम एक राष्ट्र की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे बच्चों, वी नेवर कम फेस टू फेस विथ मोस्ट ऑफ आवर फेलो। तो यहां पर एक नेशन में, एक राष्ट्र में, ठीक है, एक राष्ट्र की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर फेस टू फेस कभी आपस में हम ये नहीं मिल सकते। मतलब राष्ट्रवाद क्या है, एक तरह से काल्पनिक है, इमेजनरी है, आपके सामने थोड़ी खड़ा है राष्ट्रवाद कि आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, दिखाओ देशभक्ति की भावना, तो क्या दिख सकती है? हाँ, आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि समझ में आता है कि चलो भाई देशभक्त है, आपके अंदर राष्ट्रवाद है। लेकिन राष्ट्रवाद की जो कल्पना है कि आप जुड़े रहते हैं किसी एक जगह से, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है ना, जमीन दिखाई दे रही है, राष्ट्रवाद दिखाई नहीं दे रहा है। इसके जो एलिमेंट्स है वे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे अमेरिका में अगर आप कहते हो कि एक जो इंडियन सिटीजन अगर आपको मिल जाए, आपको महसूस होता है कि चलो हमारी धरती से कोई आया है। तो यहां पर ये जो बात है वो आपको उसके करीब लेकर जाती है, तो वो राष्ट्रवाद है, ये नेशनलिज्म है, अपने होने की भावना। फैमिली में जहां ये भावना पर्सनल है, आपको सामने से लोग दिख रहे हैं, तब आपकी ये भावना जो है वह प्रकट हो रही है। लेकिन नेशन में ऐसा नहीं है, नेशनलिज्म में ऐसा नहीं है, इसमें जो ये भावना है ये सामने से नहीं दिख रही है, इमेजिनरी है, ठीक है। साथ ही देखो बच्चों कि यहां पर अगर एक नागरिक जो है वह दूसरे नागरिक को वैल्यूएबल मानता है, अपने ही राष्ट्र का, अपनी ही जगह का, तो इसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है राष्ट्रवाद का। इसके अलावा देखो कि यहां पर नेशनलिज्म का मतलब है कि एक साथ अपने विचार, एक साथ जैसे एक कुल का हो जाना, ठीक है, एक कुल का होना या फिर एक लैंग्वेज का होना, भारतीय मूल के हैं, एक जो लैंग्वेज है इसका होना, ठीक है, एक जातीयता का होना, एथनिसिटी की बात करें, एंड एक रिलीजन का होना। तो यहां पर ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके नेशनलिज्म को प्रकट करेंगे, ठीक है। अब देखो नेशनलिज्म में सबसे फर्स्ट देखेंगे हम कि एक राष्ट्र का जो निर्माण है वह कुछ भाषा, धर्म, जाति, निश्चित पहचान के हम सहभागी थे, तो यहाँ पर राष्ट्रवाद का निर्माण हो गया। और यहाँ पर ये जो एक पहचान है वो हमारे शेयर्ड बिलीफ भी हो सकते हैं, हमारे एक जैसे विश्वास हैं, ठीक है। एक जैसे विश्वास में क्या क्या आएगा बच्चों कि हमारी जो एक कॉमन आइडेंटिटी है, हमारा जो पास्ट है वह भी एक जैसा था, हमारा जो विजन है फ्यूचर का वह भी एक जैसा है। तो कुछ ऐसे हमारे विश्वास है, ठीक है। जैसे कि हमारे स्वतंत्रता, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो आदर्श आए थे, जो आइडियल्स आए थे, वो सबके लिए सेम है। तो यहाँ पर एक शेयर्ड बिलीव हो गया। सेकंड हम बात करेंगे हिस्ट्री की कि हमारा एक जैसा इतिहास रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल आइडेंटिटी जो है बच्चों की, पास्ट और फ्यूचर हमारा एक जैसा रहा। और इसके अलावा जैसे कि हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात करें, कलेक्टिव मेमोरीज की बात करें, ठीक है, हमारा देश जो है वह 1947 में स्वतंत्र हुआ, ये जो भावना है ये सभी देशवासियों में है, चाहे वह उस समय पैदा हुए थे या फिर नहीं हुए थे। तो आज भी हमारी वो हिस्ट्री हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पर शेयर बिलीव हो, हिस्ट्री हो। तीसरी बात है बच्चों टेरिटोरी, कि अगर हम एक क्षेत्र में रह रहे हैं, है ना, तीसरी बात क्या है कि अगर हम एक क्षेत्र में रह रहे हैं तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेरिटोरी से हम जुड़ जाते हैं। पर्टिकुलर टेरिटोरी हमारी एक जगह का एक व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन पास्ट, लिविंग टुगेदर, पर्टिकुलर टेरिटोरी, कलेक्टिवली आइडेंटिटी कि हम इस जगह पर रहते हैं, या फिर कोई कहता है कि गुजरात के हैं, बंगाल के हैं, तो वो भी एक तरह से आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। लेकिन वो आइडेंटिटी आपकी नेशनलिज्म नहीं है, वो आपकी आप क्षेत्रवाद हो सकता है। तो अगर आप ये देखो कि राष्ट्रवाद को चुनौती या चैलेंज करने वाले कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो इस फैक्टर में आएगा आपका जातिवाद, इस फैक्टर में आएगा आपका क्षेत्रवाद, कि अगर आप किसी एक क्षेत्र को प्रमोट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बंगाली हैं, गुजराती है, मराठी है ना, तो यहां पर अगर आप उस चीज को प्रमोट करोगे तो नेशनलिज्म जो है वह कमजोर होगा। तो यहां पर अगर एक सामूहिक आइडेंटिटी की बात की गई है तो यहां पर आप पर्टिकुलर किसी एक स्टेट या पर्टिकुलर एक रीजन की बात नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो पॉलिटिकल आइडियाज की जब हम बात करेंगे तो सेंस ऑफ वननेस जो है ना, एक होने की भावना, जैसे कि हमने डेमोक्रेसी को अपनाया, हमारे लिए एक पॉलिटिकल आइडिया हो गया, है ना, हमारे लिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक राइट,
इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एक्सिस्टेंस, ये सारी चीजें हमारे लिए नेशनलिज्म की जो भावना है इसको प्रमोट करेंगी। तो एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशन है, राइट्स है कुछ हमारे, है ना, कुछ दूसरे सिटीजन्स के लिए हमारे कर्तव्य है। कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है? देखो, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब है कि हम एक ही पॉलिटिकल आइडेंटिटी या एक ही पॉलिटिकल विजन जो है वह शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेम लैंग्वेज की बात करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम लैंग्वेज हो तभी नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। इसके बिना और भी कुछ कारक होते हैं जो कि नेशनलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो गया बच्चों कि हमारे सेट ऑफ कॉमन बिलीफ्स है, सोशल प्रैक्टिस है, जैसे कि हमारे हॉलीडे सेम है। ठीक है, हमारी जो प्रैक्टिस है, सामाजिक जो हमारी ट्रेडिशन है, वह सारी चीजें सेम है। ये सारी बातें जो है वह नेशनलिज्म को प्रमोट करती हैं। क्लियर? साथ ही देखो, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी में ना दो और बातें आती हैं कि आखिर हमें एक समान राजनीतिक पहचान की जरूरत क्यों है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है बच्चों कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो अगर डाइवर्सिटी है तो क्या हम एक लैंग्वेज को लेकर एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। क्या हम एक ट्रेडिशन, क्या हम किसी त्योहार को लेकर एक हो सकते? तो नहीं हो सकते। तो सबसे अच्छा नेशनलिज्म को पकड़ लो। ठीक है, सेकंड हम कह सकते हैं कि बच्चों एक ही धर्म के अंदर कई पंथ होते हैं, है ना, जिनकी अलग अलग धर्म, पंथ का मतलब होगा कि मान लो एक ही धर्म में कई अलग अलग जो वर्ग हैं या फिर इस तरह से बटे हुए हैं जिनकी धार्मिक व्याख्याएं अलग हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस्लाम में भी बात करें, जैसे शिया एंड सुन्नी, तो यहाँ पर बच्चों उनकी धार्मिक व्याख्याएं अलग है। तो कोई किसी पंथ का है, कोई किसी पंथ का है। हिंदू धर्म में भी हम बात करेंगे तो अलग अलग पंथ के लोग हैं, इसलिए हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष जो वर्ड है उसको अपनाया गया। तो यहाँ पर बच्चों किसी भी पंथ को, तो धर्म और पंथ में ही जब अगर हम मान लो किसी पंथ को पकड़ते हैं, धर्म को पकड़ते हैं, तो इससे एक यूनिटी नहीं आ पाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि अगर हमें साथ रहना है तो हम रिलीजन या फिर डाइवर्सिटी को ना देखते हुए हम नेशनलिज्म को प्रमोट करें। तो राष्ट्रवाद के लिए ये जो पांचों भावनाएं हैं ये काफी जरूरी हैं। ये 5 ऐसे फैक्टर हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर हम ये देखें कि सभी जो विश्व के, केवल इंडिया की बात नहीं हो रही, विश्व के सभी धर्म जो हैं वे अंदरूनी तौर पर बटे हुए हैं। उनमें कई जो पंथ हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से इंटरनली डाइवर्स है, साथ ही इंटरप्रिटेशन जो उनकी व्याख्याएं हैं वह अलग अलग हैं। इस वजह से अगर हमने एक सोसाइटी का निर्माण कर दिया तो वह हाईली एक ऑथोरिटेटिव एंड ऑप्रेसिव सोसाइटी बन जाएगी। और इसी वजह से हमें इस चीज को छोड़ना होता है, इस चीज को प्रमोट करना होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है कि डाइवर्सिटी में अगर हम देखें कि हम किसी एक लैंग्वेज को पकड़े, हम बंगाली लैंग्वेज के आधार पर सबको इकट्ठा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सबको, सबकी जो भाषा है वह बंगाली नहीं है। हिंदी के नाम पर भी इवन हम सबको इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ, मोस्टली लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बट बाकी लोगों का क्या, जिसको हिंदी नहीं आती। तो यहाँ पर ये ऐसे 4-5 कॉन्सेप्ट हो गए। अब देखो बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, ठीक है, ये लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस पूछ ले क्या? चलो मेरिट्स बताओ अब। Consider the statement about merits of nationalism. Nationalism makes an individual to feel that the nation is above all and raises the standard of thinking and behaving of individual about nation. Nationalism asserts independent living and thinking among the citizen of country. Nationalism gives an opportunity to each nation for development of its culture and develop a sense of pride toward culture and heritage of a nation. तो यहाँ पर ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये एक तरह से इसके मेरिट्स ही दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि अब देखो हमारे ये जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने समझ लिए। सेकुलरिज्म को हम समझेंगे इंडिया की परिप्रेक्ष्य में, जो कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका प्रैक्टिस एंड थ्योरी है उसमें समझेंगे सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को, एंड पीस एंड डेवलपमेंट भी हम उसके साथ पढ़ लेंगे। साथ ही जब मैं आपको रिवीजन क्लास कराऊंगी ना, तब रिवीजन क्लास में जो क्वेश्चंस पीटी के हमने नहीं देखे हैं वो हम यहाँ से सारे कवर कर लेंगे। आपका जो रिवीजन एंड टेस्ट का क्लास है वह लाइव होगा। ठीक है, तो सेकुलरिज्म, पीस एंड डेवलपमेंट, ये जो 3 चैप्टर्स है इसको हम उसके साथ मिला के पढ़ेंगे। और कल से जो आपका शुरू होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि इन सभी की जरूरत जो है, इन सभी की जो समझ है वो आपको वहां पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम वही करेंगे। और देखो यहाँ पर लास्ट में मैंने आप सभी को, चूंकि राष्ट्रवाद एक इम्पॉर्टेंट है और जो इवन PSIR के ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हो सकते हैं उनकी एक समझ बनाने के लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म का। तो देखो जैसे कि राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या हैं,
तो इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स मैंने दिए हुए हैं, इनको आप लिखने की कोशिश कीजिए, अपनी भाषा में लिखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। वंश, भाषा, धर्म, नस्ल में से कोई भी पूरे विश्व में राष्ट्रवाद के लिए साझा का दावा नहीं कर सकता, टिप्पणी कीजिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर हम देखें कि केवल क्या एक डिसेंट, एक लैंग्वेज या रीजन या एथनिसिटी क्या ये क्लेम कर सकता है कि हम इसके नाम पर एक हो जाए? नहीं, तो वो राष्ट्रवाद ही है जिसके नाम पर हम एक हो सकते हैं। इस बात को आपको बताना है, ठीक है, इस बात को आपको बताना है जो अभी हमने समझा। एक और क्वेश्चन है आपके लिए। हम देख चुके हैं कि राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ भी सकता है, तोड़ भी सकता है। सबसे पहली बात, वी हैव सीन द नेशनलिज्म कैन यूनाइट पीपल एज वेल एज डिवाइड। तो यहां पर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, किस तरीके से यूनाइट भी करेगा, डिवाइड भी करेगा, स्वतंत्रता के लिए भी उत्तरदायी है और कन्फ्लिक्ट के लिए भी या बिटरनेस के लिए भी उत्तरदायी है, लॉयल्टीज के लिए भी है और घृणा और नफरत के लिए भी है। तो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इन सभी के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेशनलिज्म सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक बार और समझ लो इस टॉपिक को। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है स्वयं निर्धारण। इसका मतलब क्या हुआ? स्वयं निर्धारण का मतलब क्या हुआ कि एक जो नेशन है वह ये मानता है कि उसे एज अ नेशन इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय रूप से उसको सम्मान दिया जाए, एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, है ना, उसको मान्यता दी जाए, उसकी एक्सेप्टेंस जो है वह हो, साथ ही उससे अपने फ्यूचर को डिसाइड करने का कि क्या उसका फ्यूचर होगा, उस टेरिटोरी का, वहां के लोगों का, वहां का कल्चर क्या होगा, इन सभी चीजों को निर्धारण करने का जो तरीका है वो एक नेशन के पास हो, ये जो अधिकार है वह एक नेशन के पास हो। तो नेशन जो है वह सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक भावना है, ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक भावना है। और बेसिकली ये चाहता कौन है? तो वहां के जो लोग हैं ना वो इस चीज को चाह रहे हैं। जैसे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये कौन कह रहा था? जो लोग यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं, जिनका जो एक जुड़ाव है वह इस मातृभूमि से हो गया है, वो एज अ मदरलैंड इसको मान रहे हैं, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये होगा कि किस तरीके से नेशन अनलाइक अदर सोशल ग्रुप सीक द राइट टू गवर्न देमसेल्फ, अपने शासन का अधिकार और अपने फ्यूचर के डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट का जो राइट है वह उसे मिलना चाहिए, ये होगा। एंड लास्ट है आपका नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म, ठीक है, बहुलवाद। प्लूरलिज्म, बहुलवाद, जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, अलग अलग बिलीफ है, तब कैसे ये एक साथ रहेंगे? तो इन सभी को एक साथ रहने के लिए जरूरी है कि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना हो। अगर भाई ये सोचेंगे कि पूरा भारत देश मेरा है ना, यहाँ के लोग मेरे हैं, तब उनके अंदर ऐसी भावना रहेगी कि ठीक है, लाइक अ फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम वाला, है ना, कि पूरा विश्व ही अगर परिवार है तो हम भारतीय तो हो ही सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सब एक है टाइप के स्लोगन अगर आपने सुने, वो राष्ट्रवाद के ही प्रतीक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर जो जो थिंकर्स हमने पढ़े हैं, जिस भी आइडियोलॉजी के साथ, जिस भी पॉलिटिकल थ्योरी आइडियोलॉजी के साथ, उसमें हमने एक बात को देखा है कि उससे संबंधित जो भी थिंकर हैं उनके बारे में जरूर हमने पढ़ा है हमेशा, है ना। सो ये सारे आपके जो भी PSIR के स्टूडेंट हैं वो सारे थिंकर्स को लिखकर, उनकी जो थ्योरीज है उसको लिख कर याद कर लो बच्चों, वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। तो इनने ये कहा, रविंद्रनाथ टैगोर के जो विचार थे राष्ट्रवाद को लेकर, ये इंपॉर्टेंट है, एज ऐसे में भी आ सकता है कि राष्ट्रवाद जो है, जो अगर हम पैट्रियोटिज्म की बात करें, कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, ये लास्ट मेरी अंतिम आध्यात्मिक मंजिल राष्ट्रवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पे तो खून खराबा भी हो रहा है। तो राष्ट्रवाद में इन्होंने गरीब व्यक्ति की गरिमा को और जो शांति है उसको ऊपर रखा, मानवता को, ह्यूमैनिटी को ऊपर रखा, इन्होंने राष्ट्रवाद को नहीं। क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर तो देखो मरने मारने को लोग तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कभी आपको इस तरीके का कोई आंसर लिख रहे हैं, इस तरीके का कोई ऐसे लिख रहे हैं, तब आप ये जो राष्ट्रवाद है उसमें लिख सकते हैं कि किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा कि मैं हीरो की कीमत शीशों में नहीं दे, है ना, पर शीशा नहीं खरीदूंगा। मतलब जिस कीमत से मैं हीरा खरीद सकता था उससे मैं शीशा नहीं खरीदूंगा। इसका मतलब क्या है कि मानवता को पहले, कि राष्ट्रवाद के नाम पे अगर जो नाजियों की बात करें, हिटलर की हम बात करें कि वह सभी यहूदियों को मरवा देता है कि नहीं, केवल एक ही जो समुदाय के लोग हैं वही एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तभी लोग सुख शांति से रहेंगे। तो अगर आपके अंदर इस तरीके का राष्ट्रवाद है कि आप किसी और को ना देख पाओ, किसी और के जो डिफरेंट अगर बिलीव है आप उस चीज को ना अपने अंदर एडजस्ट कर पाओ, तब क्या होगा? तो यहाँ पर राष्ट्रवाद एक अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, आपको PDF दी जाएगी, आप इसमें से पढ़ लेंगे।
तो अब हम मिलेंगे, जो कल की हमारी क्लास होगी ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। मैंने बता दिया कि जो सेकुलरिज्म है इसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साथ में पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट उठाते हुए, ठीक है, उसके साथ ही हम समझ लेंगे। साथ ही पीस एंड डेवलपमेंट और इसके जो क्वेश्चंस होंगे ये सब हम रिवीजन जो क्लास है वह करेंगे। और अब कल से जो आपकी क्लास है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, क्लास 11 में ही आप एक और पार्ट पढ़ते हैं। 2 किताबें आपकी एनसीईआरटी की क्लास 11 में है ना, एक तो जिसमें कि पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रैक्टिस एंड थ्योरी। तो उस पर हम बात करेंगे, कल की क्लास से शुरू होगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।